हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले इस वीडियो में निफ्टी पर नजर डालेंगे। निफ्टी कहाँ स्टैंड करता है, प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या है एंड आने वाले वीक के लिए, दैट मींस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी से। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 यानी फर्स्ट 2 मैं ऑलरेडी होल्ड करता हूँ। थर्ड स्टॉक जो है मैं होल्ड करता था अराउंड 1 डेढ़ साल पहले, जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट अभी मैं वापस री एंटर करने की सोच रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले निफ्टी का अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने 15 मिनट्स चार्ट लगा रखा है। आप देखेंगे निफ्टी बेसिकली काफी वॉलेटाइल है एंड ऊपर नीचे नीचे ऊपर घूमे जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप विक्स देखेंगे तो निफ्टी जब ऊपर भी जा रहा था तो भी विक्स ऊपर जा रहा था। दैट मीन्स मार्केट्स में एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी है, जिसके कारण इंडिया का विक्स भी इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं 15 मिनट्स चार्ट देखते हैं तो अराउंड एक समय काफी अच्छी खासी गिरावट आ गई थी 21,700 के आसपास से, यानी 21,700 के आसपास से मार्केट ऑलमोस्ट 21,200 पे चला गया था। फिर यहाँ पे 21,500 ने रेजिस्टेंस का काम किया था, एक बार यहाँ टच करके वापस नीचे आ गया था वापस, लेकिन ये ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट 21,800 पे चला गया था। मैं ये 15 मिनट्स का चार्ट देख रहा हूँ, और 21,800 ने रेजिस्टेंस का काम किया, जिसके कारण वापस ये 21,500 पे पहुंच गया, जो सपोर्ट का काम कर रहा था। एंड वापस ये 21,800 पे जाता है, वापस थोड़ा सा नीचे गिरता है, बट फिर एक दिन गैप अप ओपनिंग होती है एंड मार्केट 21,800 के ऊपर चला जाता है। बट वहां पे जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का 21,126 के आसपास, वहां ये रेजिस्टेंस लेके वापस 21,800 पे आ जाता है एंड अभी उसी के आसपास 21,850 पे घूम रहा है। तो एज ऑफ नाउ मेरी जो एक्सपेक्टेशन है निफ्टी से वो यही, इनफैक्ट मैं लास्ट काफी वीडियो में यही बोल चुका हूँ कि मेरी जो निफ्टी से एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी 21,000 से 22,000 के बीच में घूमता रहेगा, कंसोलिडेट करेगा। और इनफैक्ट निफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये कि निफ्टी कंसोलिडेट करे। मैं नहीं चाहता एज ऑफ नाउ कि निफ्टी 22,000 को क्रॉस करके या लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके और ऊपर जाए, क्योंकि वहां मार्केट्स में रिस्क काफी बढ़ जाएगा एंड एक क्रैश तो नहीं बोलूंगा, बट एक बड़ा करेक्शन आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अगर यही थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन आता है निफ्टी में, कंसोलिडेट करता है 21 से 22,000 के बीच में, तो ओवरऑल मार्केट्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप निफ्टी 50 कंपनीज की अर्निंग्स देखेंगे तो काइंड ऑफ मिक्स्ड रही हैं। कुछ कंपनीज ने अबव एवरेज परफॉर्म किया है एंड कुछ कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया है। इनफैक्ट आईटी कंपनीज, जैसा एक्सपेक्टेड भी था कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वैसे ही तो उस हिसाब से क्या हो रहा है निफ्टी की जो वैल्यूएशन है, अगर आप प्रेजेंट वैल्यूएशन देखेंगे, अगर ऊपर भी देखेंगे आप, तो ये ऑलमोस्ट ऑरेंज जोन में जा चुका है 22.51। दैट मीन्स थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है। 20 से 21 के बीच में मुझे कंफर्ट रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर हो गया है। बट ये नहीं बोलूंगा कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है तो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स बेच दो, बट हाँ, ज्यादा अग्रेसिवली बाइंग भी मत करो। एंड अगर बाइंग करनी है तो अपने को स्टॉक स्पेसिफिक रहना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स थे मार्केट्स को ऑलरेडी पता हैं। तो एज ऑफ नाउ, क्योंकि क्या हो रहा था दिसंबर में जब स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, तो मार्केट्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में हो सकता है बीजेपी यानी एनडीए की सरकार एक दो स्टेट्स में ना बने। तो वहां पे एक्सपेक्टेशन थी कि ना बने, बट तीनों स्टेट्स में सरकार आ गई, जिसकी वजह से मार्केट्स ने काफी पॉजिटिव मूवमेंट दिया। बट एज ऑफ नाउ मार्केट्स ये डिस्काउंट कर रहा है कि 95% या मोर देन 99% चांस है कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी वापस आ रही है। एंड बीजेपी का सपोर्टर या अगेंस्ट में मुझे कुछ नहीं बोलना, बट मैं ये बोलूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू होती है तो मार्केट्स उसको पॉजिटिवली लेता है, क्योंकि जो पॉलिसी स्टेबिलिटी आ जाती है, जो पॉलिसीज कंटिन्यू हो रही हैं, जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट का फोकस है पावर पे, रिन्यूएबल्स पे, रेलवेज पे, वो सब कंटिन्यू होगा तो मार्केट्स के लिए अच्छा रहता है। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे 22.51 जो ग्रीन जोन है और ये येलो जोन है, उसके एकदम बॉर्डर पे खड़ा है। तो एज ऑफ नाउ कुछ भी कंसर्न की उम्मीद नहीं है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स को लेकर काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है। बट यही बोलूंगा कि कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो आईआरसीटीसी में अभी भी फंसे होंगे, अभी भी 2 ढाई साल पहले जो इसने 1100 1200 का हाई बनाया था वो आज तक अचीव नहीं हुआ है। डी मार्ट को ले लो, डीवीज को ले लो, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनका लाइफ टाइम हाई अभी तक अचीव नहीं हुआ है 2 ढाई साल के बाद भी। तो ऐसा कोई स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है जो हद से ज्यादा बढ़ गया है एंड आप इस उम्मीद में कि और बढ़ता जाएगा, आप हायर प्राइस या रॉन्ग वैल्यूएशन पे उस स्टॉक में एंटर कर जाते हैं। एंड सैटरडे को आई थिंक रिपोर्ट भी आई है, फ्राइडे नाइट को आई थिंक, जो इंडियन टाइम के हिसाब से फ्राइडे नाइट था, कि जॉब्स रिपोर्ट जो आई हैं यूएस की वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थी। अराउंड 3,53,000 जॉब्स ऐड हुए हैं, जबकि एक्सपेक्टेड था अराउंड 1,85,000। तो मार्केट्स
इवन दो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मार्च में फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, फेड की जो नेक्स्ट मीटिंग है, बट मार्केट्स थोड़ा बहुत उम्मीद कर रहा था, तो अब ऑलमोस्ट श्योर हो गया है कि फेड मार्च वाली मीट में कोई भी इंटरेस्ट रेट कम करने वाला नहीं है। ये तो हल्का फुल्का नेगेटिव हो जाता है ये। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है, डेली चार्ट लगा लेता हूँ, ये ऑलमोस्ट 3.85% पे पहुंच गई थी यहाँ पे, बट वापस इसने जंप करके वापस 4% को टच कर दिया है। एंड डॉलर इंडेक्स भी अब अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बढ़ गया है, तो जिसके कारण शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, बट एज ऑफ नाउ कोई भी जो करेक्शन आ रहा है उसमें अच्छी खासी बाइंग आ जा रही है इंडियन मार्केट्स में। तो एज ऑफ नाउ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा। इंट्राडे में भी काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे। अब आते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर। पहला जो स्टॉक है, इनफैक्ट मैंने रिसेंटली ही डिस्कस करना स्टार्ट किया है मेंबर्स के साथ, अराउंड 319 लेवल्स के हिसाब से, 319 या 320 के आसपास से मैं डिस्कस किए जा रहा हूँ इसको। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। बेसिकली जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या जो टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स में जो ड्राइव कर रहे होते हैं, आगे जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड जो इसके रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर क्वार्टर के, वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहे हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर रहता है तो हल्का फुल्का सीजनल इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि दिसंबर यानी Q3 में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, सेल्स एक्टिविटीज होती हैं, वो थोड़ी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर कंसिडर करेंगे तो रेवेन्यूज ग्रो की हैं 474% से 573% के आसपास। दैट मीन्स 20 से 25% की रेंज में ग्रो की है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट जो है 27 से 34 हो गया है, मोर देन 20% प्लस। बट अगर आप ये देखेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 27 करोड़ से 44 करोड़ हो गया है। बट लास्ट ईयर कोई डेफर्ड टैक्स वगैरह का कोई इशू होगा, जिसके कारण टैक्स बहुत कम था, ऑलमोस्ट 2% था या नील था, जिसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों सेम था दिसंबर 2022 में। बट इस साल अराउंड 23% का टैक्स लगा है, जिसकी वजह से 34 करोड़ हो गई है नेट प्रॉफिट। तो दैट मीन्स परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, अगर टैक्स का इम्पैक्ट भी डाल देंगे। अगर लास्ट ईयर 20 to 25% के बीच में टैक्स लगा होता तो और ज्यादा प्रॉफिट कम होता लास्ट ईयर, तो अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। एंड कंपनी अराउंड 20 से 25% का ग्रोथ एटलीस्ट टारगेट कर रही है, क्योंकि कंपनी का जो कहना है, आप अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रिकॉर्ड देखेंगे, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी लास्ट 12 मंथ्स में अराउंड 2200 करोड़ की सेल्स अचीव की है कंपनी ने। तो अगर इसको अगर अज्यूम करते हैं 2300 या 2400 भी सेल्स हो जाती है Q4 में, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 24 में, दैट मीन्स और अगर कंपनी का जो टारगेट है वो ये कि FY26 यानी 2 साल में कंपनी अचीव करना चाहती है 3600 करोड़ की सेल्स, वो भी थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स। दैट मीन्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन या एक्विजिशन से जो भी सेल्स वगैरह होगी वो इनऑर्गेनिक होगी, उसको कंसिडर नहीं भी करके, तो 2400 करोड़ से अगर अज्यूम कर रहे हैं कि Q4 अच्छा होगा, तो 2400 करोड़ की सेल्स हो जाएगी FY24 में। वहां से कंपनी टारगेट कर रही है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में 3600 करोड़ की सेल्स करनी है। दैट मीन्स नियर अबाउट 20 to 23% का CAGR इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो वहां पे कंपनी अच्छा ग्रोथ टारगेट कर रही है, इस वजह से कंपनी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। एंड एट द सेम टाइम जो इसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखेंगे 38.7 है, इस ग्रोथ के लिए ये प्राइस अर्निंग्स देने में मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड अगर होल्डिंग देखेंगे, स्टेक देखेंगे, तो प्रोमोटर स्टेक लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में सेम ही रहा है। इनफैक्ट मार्च 2023 में 36.53 था, जो बढ़ के 38.51 हो गया। एंड FIIs लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में वापस से स्टेक इंक्रीज करने लगे हैं इस कंपनी में, 3.96% से 6.5% हो गया है दिसंबर क्वार्टर में। एंड DIAs का स्टेक भी 5.59% से 6.92% हो गया है। तो और पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाता है। एंड टेक्निकली अगर देखें प्रीकॉल, इसका शायद रिजल्ट आया था थर्सडे को, जिसकी वजह से इसमें अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट 5% का। एंड ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अराउंड 370 के आसपास, वहाँ इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया था। एंड यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस रिटेस्ट किए जा रहा था, इस रेंज में कंसोलिडेट किया जा रहा था, बट रिजल्ट्स ने इसको ट्रिगर प्रोवाइड किया, जिसके कारण ये ऊपर बंद हुआ है ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। तो ये अगर वापस आपको 390 से 400 रेंज में मिले, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, बट खुद की स्टडी के ऊपर, क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और जो भी बाइंग एंड सेलिंग करना है आपको अपनी स्टडी के ऊपर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, ये इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। इनफैक्ट
अडानी पोर्ट्स ये इकलौती कंपनी है जिसको मैंने स्टडी किया है अडानी ग्रुप में से, और ये मुझे अट्रैक्टिव लगती है। बाकी अडानी कंपनीज ने मैंने पर्सनली स्टडी नहीं किया है, तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा अडानी ग्रुप खराब है, मैं ये नहीं बोलूंगा अडानी ग्रुप अच्छा है, बट मेरा कोई व्यू नहीं है। मैं किसी भी और कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ अडानी ग्रुप के। बट हाँ, अडानी पोर्ट्स मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है फ्यूचर में पोर्ट्स की डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है। एट द सेम टाइम बैरियर्स टू एंट्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब एक कंपनी जो लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है, लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट कंपनी है इंडिया में, अडानी पोर्ट्स, तो उसको हिलाना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे मार्केट शेयर ये और ज्यादा ग्रैब ही करेगा। इंडिया में आई थिंक इसके 14 पोर्ट्स हैं, और बाकी जैसे 4 पोर्ट्स और हैं इंटरनेशनली, एक्सक्यूज मी, जैसे इसराइल में, तंजानिया में, श्रीलंका में और ऑस्ट्रेलिया में। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है कंपेयर टू मेनी अदर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जहाँ वैल्यूएशन का कंसर्न होता है। यहाँ पे प्राइस अर्निंग्स रेशियो 31 का है, एंड उसके अगेंस्ट में जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, कार्गो वॉल्यूम्स में जो इंक्रीज आ रहा है वो अच्छा खासा आ रहा है। अराउंड 30% प्लस का कार्गो वॉल्यूम्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर रेवेन्यूज देखते हैं 4786 करोड़ से 6920 करोड़ हो गई थी, दैट मीन्स 40% प्लस, यानी अराउंड 45% के आसपास से रेवेन्यूज ग्रो की हैं। एंड अगर प्रॉफिट देखें तो 1337 से ऑलमोस्ट 2208 हो गया है, दैट मीन्स मोर देन 60% प्लस, यानी अराउंड 65% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। एंड ये भी तब जब इसराइल में जो हाइफा पोर्ट है इनका, वहां पे काफी इश्यूज थे ऑब्वियसली, क्योंकि इसराइल एंड फिलिस्तीन या हमास की वॉर वगैरह चल रही है। एंड अगर टेक्निकली इसको देखते हैं अडानी पोर्ट्स को, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये काफी बुलिश दिखा रहा है, जो 9 और 15 ईएमए दोनों के ऊपर चल रहा है। यानी यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा डिप देता है या फिर इस लेवल पे भी थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करता है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अच्छा अच्छा टारगेट दिया है इस कंपनी के लिए, तो दैट मीन्स 1200 से 1220 के रेंज में मिलता है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, मैं इससे 25 to 30% का CAGR एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन द लॉन्गर टर्म। एंड 25% CAGR बहुत होता है। अगर 10 साल में 25% CAGR अचीव करते हैं अपने, तो अराउंड 9 टाइम्स पोर्टफोलियो हो जाता है। एंड थर्ड जो स्टॉक है वो है टीना रबर। जो चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड था, बट मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। बट एज ऑफ नाउ अब वापस से अट्रैक्टिव लगने लगा है। वैल्यूएशन 38.4 रीजनेबल है, स्पेशली गिवन द ग्रोथ कंपनी इज टारगेटिंग, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ अभी। एंड इसी वजह से अगर आप पैग रेशियो देखेंगे तो बिलो 1 है। एंड अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 73.81 पे कांस्टेंट है। FII 0.82%, DII गवर्नमेंट का जो स्टेक है 0.33% है, एंड पब्लिक का स्टेक 25% के आसपास फिक्स्ड है। एंड इसके जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो भी फिनोमिनल रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर कंसिडर करें तो 75 करोड़ से 93 करोड़ हो गई हैं सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट जो है 4.7 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 9.96। इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिडर करें तो भी 80 करोड़ के आसपास से 93 करोड़ हो गई हैं सेल्स, एंड प्रॉफिट जो है 7.62 करोड़ से 9.96 करोड़ हो गया है। दैट मीन्स रिजल्ट्स फिनोमिनल आए हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो रही हैं 326 करोड़। एंड कंपनी का जो कहना है FY24, दैट मीन्स अगर इस क्वार्टर 4 को इंक्लूड कर देंगे यानी FY24 में कंपनी जो टारगेट कर रही है वो 350 करोड़ की सेल्स टारगेट कर रही है। यानी Q4 भी ओवरऑल अच्छा रहने वाला है कंपनी के हिसाब से। एंड 350 करोड़, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है FY27 में कंपनी 900 करोड़ का सेल्स का विजन रखी है या टारगेट रखी है। दैट मीन्स 350 करोड़ से 900 करोड़, मोर देन 2.5 टाइम्स कंपनी टारगेट कर रही है कि रेवेन्यूज हो जाएंगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेट हो जाती है। अगर CAGR में कन्वर्ट करें तो अराउंड 35 to 40% की CAGR कंपनी टारगेट कर रही है, जो ऑब्वियसली कंपनी अभी या मैनेजमेंट अभी बोल रही है, अचीव करेगी या नहीं करेगी वो देखने की बात होती है। बट एक गाइडेंस दी है, ये काफी पॉजिटिव हो जाता है, जो रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। बट हाँ, एक जो चैलेंज या नियर टर्म रिस्क है वो ये, जैसे ग्रेविटा के केस में आपने देखा कि जो रेड सी इश्यूज हो रहे हैं, पायरेट्स वगैरह के इश्यूज हो रहे हैं, यूरोप में जो माल भेजे जा रहे हैं, वहां पे काफी सारे शिप्स को रीरूट कर दिया गया है अफ्रीका के थ्रू, अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से, जहां पे अराउंड 40% डिस्टेंस बढ़ जा रही है, जहां उसकी वजह से थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, डिलीज हो रहे हैं।
जिसकी वजह से नियर टर्म या Q4 में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेशली ऑन मार्जिन्स। बट कंपनी का टारगेट है कि आगे चल के मार्जिन्स भी इम्प्रूव करे एंड लॉन्गर टर्म में अभी जैसे 16.7% मार्जिन कंपनी अचीव कर रही है यहाँ पे Q3 अगर देखें तो कंपनी का टारगेट है अराउंड 18% मार्जिन अचीव करने का। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट के साथ अगर कंपनी 900 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज अचीव कर लेती है बाय FY27 तो फिनोमिनल ग्रोथ है। एंड कंपनी बेसिकली रबर रिसाइकलिंग में है, जो बेसिकली जो टायर्स वगैरह जो खत्म हो जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच जाते हैं, उनके टायर्स रिसाइकिल करती है कंपनी। एंड इसके प्रोडक्ट्स जो है रिसाइकल रबर काफ़ी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। ऑब्वियसली एक तो वापस ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं ऑटो सेक्टर से, और भी कमर्शियल सेक्टर में, टॉयज सेक्टर में, जिम मैट में, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे यूज आते हैं। एट द सेम टाइम ये कंपनी टारगेट कर रही है या मैनेज गवर्नमेंट का जो कहना है कि जो बिटुमेन होता है उसमें भी रबराइज बिटुमेन होगा, जिससे लॉन्जेविटी बढ़ेगी रोड्स की। तो अगर वो स्कीम भी आ जाती है तो कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अगर इसका टेक्निकल्स अगर देखते हैं तो ये पोलन फ्लैग का पैटर्न बना रहा था, मैं इसको तब से ट्रैक कर रहा था। बट यहाँ पे जिस दिन ये ब्रेकआउट दिया था, मैं नेक्स्ट डे का वेट कर रहा था कि थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है पोलन फ्लैग से। बट नेक्स्ट डे क्योंकि रिजल्ट्स आए तो अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुई है। एंड अभी यहाँ से अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 9 EMA के लाइन से काफी ज्यादा ऊपर चला गया है, तो हल्का फुल्का अगर डिप्स देता है या फिर ये जो हाई बनाया था अराउंड 660 के आसपास, इसके आसपास मिलता है तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगेन कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद स्टडी करके लेना है। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।